हेलो बच्चों, आज हम आपके अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न के बारे में हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ध्यान लगा के हमारे साथ पेन कॉपी लेके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्वेश्चंस को बहुत ही एक सरल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करूंगा और कुछ आसान ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है आपका? 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करते हैं? संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। किस तरीके से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहली संख्या क्या है आपकी? 96। तो चलिए 96 का निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 2 होती है। तो हमें सबसे पहले 2 से काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 96 को तो 48 आएगा। फिर 48 को 2 से काटेंगे तो 24 आएगा, और 24 को 2 से काटेंगे तो 12, और 12 को 2 से काटेंगे तो 6, और फिर 6 को 2 से काटा जाएगा तो 3, और फिर 3 तो खुद एक अभाज्य संख्या है तो हम 3 को 3 से ही काटेंगे, और फिर आपका शेषफल 1 बचेगा। फिर उसके बाद अगली संख्या आपकी है 404। तो 404 का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? एक अभाज्य गुणनखंड। 404 सबसे पहले किसे कटेगा? किस अभाज्य संख्या से? 2 से कटेगा। तो हम 2 से काटते हैं, कितना आएगा? 202। 202 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 101, और उसके बाद 101 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 101 से ही कटेगा। चलिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। क्या क्या है इसमें? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 3 और गुणे में 1 भी लिख लेंगे, जिससे अगर किसी संख्या का HCF 1 आता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगली संख्या, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणे, कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5, तो हम 2 की घात 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है तो हम इसको 1 ही लिखेंगे, और उसके बाद 1 की घात 1। अगली संख्या पर चलते हैं, क्या है आपकी? 404। 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 101, फिर गुणे 1। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 गुणे 101 की घात 1 गुणे 1, 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 101 की घात 1 गुणे 1 की घात 1। चलिए अब आपका क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसका? किन दो संख्याओं का? 96 और 404 का। 96 और 404 का HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? HCF क्या होता है? पहली बात, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। दोनों में ऐसा गुणनखंड हमें ढूंढना है कि जो दोनों का गुणनखंड हो। तो सबसे पहला क्या मिलता है? हमें मिलता है 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो हम 2 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कोई अगली संख्या भी मिलती है क्या? यहाँ पर इसमें 3 है, लेकिन नीचे वाले में 3 उसका गुणनखंड नहीं है, तो 3 तो हमें लिखना ही नहीं है। फिर 1 तो है तो लिख लेंगे, 1 को कोई दिक्कत नहीं है। 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमें ये ध्यान देना है, HCF में हम क्या करते हैं? उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे छोटी घात लिखते हैं। यहाँ पर घात क्या है आपकी? 2, यहाँ पर 5 है, तो हमें सबसे छोटी घात लिखनी है, जो क्या है? 2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2, और इसकी घात क्या है? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 1 बराबर 4। तो हमारा 96 और 404 का HCF क्या है आपका? कितना आया? 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 4। चलिए अब अगली वाली संख्या को हम देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न किस तरीके से हल होगा। दूसरे प्रश्न को पहले आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके दूसरे प्रश्न को किस तरीके से हल किया जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न को किस तरीके से हल किया जा सकता है। आपका क्या है? 15 और 31। 15 और 31 का क्या निकालना है आपको? HCF। सिंपल तरीका है, दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको?
अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालते हैं? 15 का। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 2। लेकिन 2 से ये 15 विभाजित नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगली अभाज्य संख्या को लेना पड़ेगा, जो कि क्या होती है? 3। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5। फिर 5 से काटना पड़ेगा तो 1 आएगा। फिर अगली संख्या क्या है आपकी? 31। तो 31 को ट्राई करते हैं, किससे कटेगा? ना तो 2 से कटेगा, 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब 31 खुद अभाज्य संख्या है, तो 31 किससे कटेगा? खुद 31 से ही कटेगा। तो 31 को हमने काटा तो कितना कटा? 1 ही बार जाएगा। चलिए निकालते हैं 15 का। 15 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5 गुणे 1। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 की घाते 1, 5 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। और फिर 31 को हम लिखते हैं, 31 क्या हो जाएगा आपका? 31 गुणे 1। कहने का मतलब क्या होगा आपका? 31 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। अब HCF का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए। हम यहां पर देखेंगे और यहां पर दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो आपको दोनों में मिल रही है? ठीक है, अभी घात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें संख्याओं पर ध्यान देना है विशेष करके। तो संख्याएं क्या? 3 नीचे वाले में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। 5 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। 31 ऊपर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है आपको? 1। तो HCF किसका किसका? 15 और 31 का आपका क्या होगा? 1। 1 की घाते 1 कहने का मतलब 1 होगा। इन दोनों संख्याओं का 15 और 31 का HCF क्या है? 1। कहीं देखिए दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, पहला वाला ऑप्शन होगा। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन होगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। पर उसके पहले थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको, अगर कोई संख्या, ठीक है, इस तरीके से दी गई है या इस तरीके से दी गई है, तो उसको एक आसान तरीके से क्या है जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें ना करना पड़े, उसके पहले ही आप उसको सॉल्व कर सकें, देख कर आप बता दें कि आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्राई करते हैं किस तरीके से होगा। एक शॉर्टकट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम, पेपर में आपका बहुत ही ज्यादा क्या टाइम को बचाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहां पर हम देखते हैं 15 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। हम जब किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा HCF की बात हो रही है, किसकी? सिर्फ HCF की, एलसीएम पर नहीं, HCF की। जब 2 संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 3, 5, 10, 20, 50, कितनी भी संख्याएं, लेकिन उनमें से अगर कोई एक भी संख्या अभाज्य है, उनमें से कोई भी एक संख्या अभाज्य है, तो उन संख्याओं का, जितनी भी संख्या है, सभी संख्याओं का HCF केवल और केवल कितना होगा? 1 होगा। ये आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपका परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय का टाइम को क्या करेगी? बचा देगा, जिससे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और दूसरे क्वेश्चन में आप अपना टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1, क्योंकि 31 क्या थी? एक अभाज्य संख्या। अब दूसरे वाले प्रश्न पे आते हैं और दूसरे वाले प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, देख कर बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा और चौथा। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा? चौथा ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और 23 भी क्या है आपकी? अभाज्य संख्या है, जिससे आपका कौन सा आंसर हुआ? तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ आपका? डी नंबर, जिसका क्या है? 1। चलिए फिर अब हम चलते हैं, कुछ आगे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 4। 12, 15, 21 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम तरीका वही है आपका, सभी संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा? आपको क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? 12 का। 12 का क्या होता है आपका? 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1। अगली संख्या क्या है आपकी? 15। 15 का भी हम निकालेंगे। 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा तो 1। अगला क्या है आपके पास? 21 है, तो 21 को भी हम काटेंगे, किससे कटेगा? 3 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1, ये आएगा। चलिए 12
के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 के क्या हो जाएंगे आपके 3 गुणे 5, 15 के क्या हो जाएंगे 3 गुणे 5 गुणे 1। और फिर आपके 21 के क्या हो जाएंगे 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2 हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। और फिर हम 21 को क्या लिख सकते हैं 3 की घाते 3 एक बार आया है, 3 की घाते 1 और 7 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम किसका किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का निकालना है। तो हमने एक ब्रैकेट में रखा बराबर। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, हमें देखना है कि कौन सी संख्या सभी जगह आ रही है, लेकिन हमें एलसीएम में ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी संख्याएं आ रही, जितनी संख्याएं आ रही सबको सभी संख्याओं को आपको लिखना है, कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। 1 से लेके सब जितनी संख्याएं, जितने भी गुणनखंड यहाँ पर हैं सभी को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी आपकी 2, तो 2 को लिख लेते हैं। दूसरी क्या है आपकी 3, तो हम 3 को भी लिख लेते हैं। चौथी क्या है आपकी, पहली आपकी 2 हो गई, दूसरी 3 हो गई। अब 3 यहां भी है तो इसको हमें लिखना नहीं है, अब किसको लिखना है 5 को, तो 5 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अगली संख्या हम किसको लिखेंगे 7 को लिखेंगे, क्योंकि 3 हमारा हमने क्या किया है एक बार लिख लिया है, तो अब 7 को लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लास्ट में किसको लिखेंगे 1 को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं हमें ये ध्यान देना है कि इन सभी संख्याओं की यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी हमने क्या लिखा हुआ है गुणनखंड निकाल के लिखा हुआ है, तो इन सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात को ही लिखना है। तो चलिए 2 की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर 2 है कहीं, यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको 2, तो आप 2 को लिखिए। 3 की घात कितनी दिख रही है आपको सभी जगह, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो आपको क्या लिखना है 1 ही लिखना है। फिर उसके बाद 5 की कितनी घात दिख रही है, यहाँ पर 1, तो उसको लिखिए। 7 की घात 1 है और 1 की घात भी क्या है 1, तो हमने ये लिखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को गुणा कर देंगे। 2 गुना क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 तिहाई 12 पंचे 60, कितना हो गया 12 पंचे 60 और 7 छाक 42, कितना होगा 420। आंसर कितना आएगा 420। ध्यान से देखिए कहीं 420 दिख रहा है क्या पहले वाले ऑप्शन में, बिल्कुल सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर होगा। कितने बच्चों का सही हुआ। अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 11 और 13 का क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, अब यहां पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी संख्याएं दी गई हैं, दोनों की दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं, तो आपका उसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों संख्याओं का क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, और गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा एलसीएम। 2 या जितनी भी संख्याएं हैं, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी संख्याएं हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये क्या होनी चाहिए कि सभी क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो आप क्या करेंगे उनका गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 11 गुणे 13, 11 में 13 का गुणा होगा तो कितना आएगा 143। चलिए देखिए कहीं 143 दिख रहा है क्या 143, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन होगा आपका। कौन सा नंबर डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये ध्यान में रखना है जो सभी संख्याएं जैसे 8 क्या 2 के अलावा किसी दूसरी अभाज्य संख्या के पहाड़े में आता है। अब 2 के अलावा अभाज्य संख्याओं की बात का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब जो आपकी सभी अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 2 3 5 7 11 13, जो जितनी भी सभी संख्याएं होती हैं सब क्या आपकी अभाज्य संख्याएं। तो ये जो आपका दिया गया है क्या 8 और 9, 8 9 और 25, ठीक है, इनमें से देखिएगा क्या कोई ऐसी संख्याएं हैं जो एक ही संख्या के क्या गुणनखंड में आती हैं, एक ही संख्या के पहाड़े में आती हैं क्या 8
2 के केवल आएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, 3 के पहाड़े में केवल 9 आएगा, 5 के पहाड़े में केवल क्या आएगा, 25 आएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अलग अलग संख्याओं के पहाड़े में आए। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 जितनी भी संख्या है किसी भी संख्याओं के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अब इन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, इनका गुणनखंड निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली आप क्या करिए, सभी का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। तो चलिए गुणा करते हैं, क्या आएगा आपका 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25, तो कितना होता है 9 8 72, 72 में किसका गुणा करना है आपको 25, 25 गुना कितना होता है 50 होता है, तो 50 का शून्य हाथ लगे 5, और 25 सत्ते 25 छक्का 150 और 175 हो जाएगा, और 175 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। कितना आंसर आएगा आपका 18। क्या देखिए कहीं 118 दिख रहा है जी, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। अब जो क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर में, ठीक है, अध्याय 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चंस आपसे आ गए तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ आप ये मान के चलिए कि आपसे बन गया। एचसीएफ और एलसीएम से कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। इतने जरूरी क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान से यहां पर देखिए कि किस तरीके से हल किया जाएगा। एक बार अगर आपने देख लिया तो आप परीक्षा में जाएंगे और आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर ऐसे टिक करके आएंगे। इस तरीके से मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा बात तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है आपकी, 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 का क्या आएगा, 5 का खुद 5 ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 1 ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 15 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ के 3 गुणे 5 गुणे 1। फिर उसके बाद 20 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, अब यह क्या हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घाते 1 गुणे 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 1, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या आएगा, हमने क्या बताया था आपको, सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आ रही है 2 3 5 7 सबको, जितनी अभाज्य संख्या आ रही है सबको आप लिखिए। कौन कौन सी आ रही है, 2 आ रही है तो 2 को लिखिए, सॉरी चलिए 2 को लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कौन सी आएगी संख्या, 3 आएगी तो 3 को लिख दिया। फिर उसके बाद अगली संख्या 5 है तो 5 को लिख दिया। अब सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात, तो देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या किसकी क्या है। ठीक है, अभी हम 1 को लिखना भूल गए तो 1 को भी लिख देते हैं। अब चलते हैं सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, बस एक ही जगह है तो इसकी घात 2 हो गई। फिर उसके बाद हम किसको लिखते हैं 3 को, तो 3 की घात क्या दिख रही है आपको 1, और 5 की घात कितनी दिख रही है, केवल और केवल 1, बाकी 1 की घात तो 1 ही है। चलिए 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 3 को 3 ही लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे, और 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 4 तिहाई 12 पंचे 60, कितना आ गया आपका 60। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या आया 60, आपका एलसीएम 60 आया है। अब हम किसको निकालेंगे, एचसीएफ को। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एक अभाज्य संख्या दी जाती है तो आप उसी को उठा लोगे, किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो देखिए 5 दिख रही है आपको, क्या दिख रही है अभाज्य संख्या, तो 5 ही इनका क्या है एचसीएफ है। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 5 लिख देंगे। बटे में 5, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो हम बटे में क्या लिखे 5। अब इनको काट दीजिए, कितना आएगा 12, 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे 60, और बटे में कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया 12 अनुपात 1। देखिए कहीं आपको 12 अनुपात 1 दिख रहा है जी, बिल्कुल हाँ। कौन सा वाला क्वेश्चन आंसर होगा आपका,
सी नंबर आपका क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या दिया गया है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b की एक और b निम्न रूप के लिखे हों, ठीक है, जो a है और b है क्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, दो संख्याएं हमारे पास हैं जो लिखे किस तरीके से हैं, a बराबर हमने लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है, a बराबर x की घाते 3 गुणे y की घाते 3, x की घाते 3 गुणे y की घाते 3, y की घात 2, सॉरी y की घात क्या लिखा हुआ है आपका 2 लिखा हुआ है, और b बराबर आपका लिखा हुआ है x की घाते 1 गुणे y की घाते 3। हमें इसका क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। देखिए HCF हमने क्या बताया था आपको, ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो दोनों में होनी चाहिए। पहली बात दोनों में होनी चाहिए, तो हमें क्या दिखना चाहिए, HCF A और B का। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप चुटकियों में इसको हल करेंगे, बस इधर ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हल करेंगे। क्या दिया गया है, जो संख्याएं क्या होनी चाहिए आपकी, दोनों में उपस्थित होनी चाहिए। HCF के लिए दोनों में मौजूद होना जरूरी है। तो हम देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है, x दोनों में है तो हम x को लिख लेंगे। ठीक है, गुणे y भी दोनों में उपस्थित है तो हम y को भी लिख लेंगे। अब सभी जितनी भी संख्याएं होती है उनकी सबसे छोटी घात, तो यहां पर x की घात कितनी है 1, यहां पर कितनी है 3, तो हमें क्या लेनी है, छोटी घात लेनी है, तो हम छोटी घात लेंगे 1। और फिर y पर देखेंगे, y की घात यहां पर 3, यहां पर 2, तो छोटी कौन सी 2, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 2। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x घात 1 लिखी नहीं जाती है, वो ऑलरेडी घात 1 ही मानी जाती है, तो हम x की घात 1 नहीं लिखेंगे और y की घात क्या होगा 2। ध्यान से देखिए कहीं आंसर दिख रहा है आपका, क्या x की घात x y की घाते 2 कहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल हाँ, बी वाले क्वेश्चन, बी वाले में आंसर में दिख रहा है x y की घाते 2। देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपको विधिवत समझ में आएगा भी। ठीक है, बस आपका ध्यान यहां रखिए, बस यहां रखिए, आपको बिल्कुल एक एक चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p एवं q निम्न तरह के हैं, ठीक है, निम्न तरह से व्यक्त किए गए हैं, क्या व्यक्त किए गए हैं, p बराबर आपका a b की घाते 2 और q आपका क्या है a की घाते 3 और b। ठीक है, जहां a और b क्या है, अभाज्य संख्या है, इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए। बाकी आगे क्या पूछा गया है, एलसीएम p और q ज्ञात कीजिए, तो हम लिखते हैं एलसीएम p और q। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम p और q का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या होता है, हमें क्या लिखना है, जितने दिए गए हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको लिखिए। लिखते हैं, क्या दिया गया है, a दिया गया है तो a को भी लिखना है, गुणे b को भी लिखना है, दोनों को लिख लेते हैं। अब दोनों की सबसे बड़ी घात लिखनी है। एलसीएम में क्या करना है, हमें बड़ी घात लिखना है, और एचसीएफ में क्या करना था, छोटी घात लिखना था। तो सबसे बड़ी घात क्या दी गई है, a की सबसे बड़ी घात क्या है 3, और b की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो हमें क्या लिखना है 2। तो इसका आंसर क्या होगा, a की घाते 3 और b की घाते 2। तो देखिए कहीं दिख रहा है क्या, a की घाते 3 b की घाते 2, a की घाते 3 b की घाते 2, जी बिल्कुल कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस थे और परीक्षा की दृष्टि से मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ज्यादा टाइम ले लेंगे, थोड़ा सा। अपरिमेय संख्याएं देखिए बेसिकली क्या होती हैं, जो कर्ण में संख्याएं जितनी भी होती हैं 2, 5, 10, ठीक है,
2 5 10, ठीक है। कौन सी संख्याएं नहीं होती हैं अपरिमेय करनी वाली, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे करनी में 4, करनी में 9, करनी में 25, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 2 का क्या करेंगे हम, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और ये यहां से बाहर आ जाएगा। इसलिए ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं जो जिन दो संख्याओं को गुणा करके दो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किन्हीं दो संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में जिन संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है वह करनी में अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 को तो नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ना 5 को व्यक्त किया जा सकता है, ना ही 10 को व्यक्त किया जा सकता है। तो यह अपरिमेय संख्या है। अब देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं करनी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, करनी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, करनी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि तीनों जितने दिए गए ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्या है आपके सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 11 में, 5 माइनस अंडर रूट 2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? देखिए हमें क्या देखना है यहाँ पर, 5 माइनस अंडर रूट 2। यहां पर क्या है, 5 एक आप ऐसे बोल सकते हो परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो विशेष करके ध्यान ये देना है आपको कि अगर परिमेय संख्याओं को किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो जो उसका आंसर आता है वह खुद एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अगर हम 5 में कुछ जोड़ देंगे अपरिमेय संख्या तो भी हम इसे अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे, 5 में कुछ घटा देंगे तो भी एक यह अपरिमेय संख्या ही होगी। तो अपरिमेय संख्याओं के साथ अगर किसी भी संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो हमें उसका जो रिजल्ट या जो भी आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वो हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक अशून्य अपरिमेय संख्या। अशून्य का मतलब है शून्य को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं, एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब एक आपको परिमेय संख्या उठानी है, दूसरी एक अपरिमेय संख्या उठानी है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने के बाद जो हमें उसका रिजल्ट, जो आंसर मिलेगा, हल मिलेगा, वह कैसा होगा, वह हमेशा किस तरीके से होगा। तो जिस तरीके से हम किसी भी परिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय के संख्या के साथ जोड़ते या घटाते हैं तो उसका जो हमें आंसर मिलता है अपरिमेय संख्या होता है, उसी तरीके से सेम अगर हम किसी भी संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ गुणा कर दें या भाग दे दें तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही उसका आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, हमेशा सदैव एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अब हम कुछ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ। ठीक है, एक सूत्र था आपकी किताब में, क्या है, यदि किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए, हमारे पास कोई भी दो पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक, कुछ भी a और b, a और हमने क्या माना b, अगर ये दो पूर्णांक हैं और इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है इन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम a गुणे b बराबर का मतलब एलसीएम, इनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया गया है आपको, 32, और क्या दिया गया है इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना दिया गया आपको, 8 दिया गया है, और ज्ञात क्या करना है आपको, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो इधर गुणे में, इधर आएगा तो बटे में, 32 को 8 से भाग दे देंगे तो आपका जो भी आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 4। क्या देखिए कोई आंसर दिया गया है, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है,
दो संख्याओं का गुणनफल 135 दिया गया है तथा उनका एचसीएफ कितना है 3 है, तो उनका क्या ज्ञात करना है आपको एलसीएम। सेम इसी ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके से एक बार आप लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सॉल्व करिए, फिर उसके बाद बताइए क्या दिया गया है आपके पास 135। सेम उसी वाले क्वेश्चन के तरीके से इसी में आपको इसी जो ये सूत्र दिया गया है इसी सूत्र की सहायता से इस वाले क्वेश्चन को भी हल किया जाएगा। क्या है आपका दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 135 तो दिया ही गया है, ठीक है। अब क्या दिया गया है आपका एचसीएफ दिया, इसमें यहाँ पे एचसीएफ दिया गया, हमें याद क्या करना है एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात ही करना है। गुणे एचसीएफ कितना दिया गया आपको 3 दिया गया है, ठीक है। तो 3 इधर भागे में आएगा 135 3 बराबर एलसीएम, ठीक है। अब 135 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा देखते हैं। 3 1 4 5 6 9 3 से विभाजित होगा, हम भाग देंगे तो कितना आएगा 45। तो कितना आ गया आपका एलसीएम कितना आएगा 45। ऑप्शन में देखिए क्या 45 दिया गया है, बिल्कुल पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका आंसर है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 दिया गया है और एलसीएम कितना दे दिया गया आपको 270 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल मतलब जो दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, जिन संख्याओं का यह एचसीएफ है और जिन संख्याओं का यह एलसीएम है, इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब a गुणे b आपको ज्ञात करना है। सीधे कुछ नहीं इसी सूत्र में रखिए a गुणे b तो आपको ज्ञात ही करना है। एलसीएम कितना दिया गया है 270 में हम गुणा कर देंगे किसका 15, एचसीएफ आपका 15 दिया गया है तो गुणा करेंगे 15 शून्य शून्य 15 सत्ते 105, तो 5 आएगा, हासिल आपका 10 और 15 दूना 30 और 10 40, कितना हो गया आपका 4050। कोई ऑप्शन दिया गया है क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है। मैं एक बार आपको बता रहा हूं, एक बार आप खुद से भी सॉल्व करने की इसको कोशिश करिएगा और ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। सबसे पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं कि पूर्णांक आखिर होता क्या है। देखिए आपके पास जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, इधर और इधर भी माइनस की तरफ -1 -2 -3, वो क्या होता है आपका पूर्णांक होता है, ठीक है। -1 2 3 एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 तो सभी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक का मतलब यह है धनात्मक में 1 2 3 4 5, ऋणात्मक में 1 2 3 4 5 आपका होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, यह पूर्णांक हो गया, पूर्णांक का मतलब आपको समझ में आया, तो हम चलते हैं अगली तरफ। समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए, आपके पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, उसी तरीके से माइनस में 2 आना चाहिए, माइनस में 4, माइनस में 6। तो ये आपका अगर इस रूप का हमें लिखना है कब, जब हम कोई यम की जगह पे ये संख्या लिखें और उसके बदले में आंसर हमारा इस तरीके से आए। हमें एक ऐसी मशीन बना के रखना है जिससे अगर हम उस मशीन में इन जगह इन संख्याओं को रखें तो हमें वहां से वैल्यू क्या आए, इस तरीके की वैल्यू निकल के आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में अगर यम की जगह पे हम 1 रखें, ठीक है, हम धनात्मक की तरफ धनात्मक को क्या करेंगे, धनात्मक वाले आंसर को देखेंगे, अगर धनात्मक वाले से आएगा तो ऋणात्मक वाले से भी वही सेम का सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यम में 1 रखने की कोशिश करते हैं, तो यम के बराबर 1 रखेंगे तो पहले ही हमारा क्या गया, गलत इनपुट आ गया, गलत चीजें बाहर आ गई। तो हम क्या कहते हैं, ये आपका m का पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 आपकी सम संख्या नहीं होती है। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 होती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, आपकी सम संख्या कहलाती है। अगले ऑप्शन में चलते हैं, m + 1।
अगर यम प्लस वन मतलब कहने का यम की जगह पे हमें क्या रखना है, एक रखना है। चलो एक रख दिए, एक प्लस एक बराबर दो। एक तो दो संख्या मिल गई, हमें कम से कम 2 से 3 संख्याओं को रखना है जिसके हमें एक सही आंसर निकल के आए। तो हम अगली संख्या रखते हैं, 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, जो कि क्या है आपकी एक विषम संख्या है। तो इसलिए यम प्लस वन भी आपका सही आंसर नहीं है। अगली तरफ चलते हैं, 2m की तरफ। 2m मतलब 2 गुणे m, तो 2 की m की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 2 3 रखना है। तो पहली बार में 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, और 2 की जगह पे हम m की जगह पे 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं 2 की जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी m की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो कितना आ गया 6। तो यह जो है हमारा कौन सा आंसर, नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही है। क्यों? क्योंकि अगर यम की जगह पे हम कोई भी पूर्णांक रखते हैं तो उससे हमें जो रिजल्ट, जो उसका उत्तर निकल के आएगा वह एक सम पूर्णांक निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, पूर्णांक हमने बताया, अभी आपको बताया कि क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है। माइनस में भी प्लस में, अगर प्लस के लिए आ जाएगा तो माइनस के लिए भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो किसी पूर्णांक q के लिए क्या होना चाहिए, एक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का कहने का मतलब क्या आना चाहिए, आंसर आपका 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, इस तरीके के आपके पूर्णांक का आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके की हमें क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए जो हमें ये आंसर रखने पर, ये मान रखने पर हमें क्या मिलना चाहिए, एक विषम पूर्णांक। ये मान रखने पर हमें इस तरीके के मान उसमें से मिले। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, क्यू। हमें सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्यू वाले में 1 रखते हैं, तो क्यू की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो पहला तो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लेकिन क्यू की जगह पे अगर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 तो आंसर इसका क्या आएगा, 2 ही आएगा, जो कि सही नहीं है। तो यह आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, q प्लस 1। ठीक है, q की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। पहला ही आंसर आपका क्या आया, गलत आया। अब अगले वाले में चलते हैं, क्या है 2q। q की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। तो 2 गुणे q मतलब 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, एक आपका सम आंसर आ रहा है। हमें चाहिए क्या था, एक विषम आंसर, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, 2q प्लस 1, कहने का मतलब 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 1 3 आ गया। चलिए दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 2 दूना 4 और 1 5। कितना आंसर आया आपका, 5। तो आपको 3 भी एक विषम संख्या मिली, 5 भी एक विषम संख्या मिली। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका, n स्क्वायर माइनस 1 8 से क्या होगा, विभाजित होगा यदि n है। n की जगह पर आप कैसी संख्या रख दें, पूर्णांक रख दें, प्राकृतिक संख्या रख दें, विषम संख्या रख दें, सम संख्या रख दें, किस तरीके की आप संख्या रखें जिससे इसका मान एक क्या हो, एक 8 से या क्या संख्या क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो चलिए n की जगह पे हम संख्याएं रखने की कोशिश करते हैं। एक पूर्णांक कहने का मतलब, पूर्णांक अभी मैंने आपको बताया 0 1 2 3 इस तरीके की अगर संख्याएं रखते हैं तो इसका मान क्या, और अगर n की जगह पे हम ये चीजें रख देते हैं तो यह क्या हो जाए, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। चलिए दूसरी संख्या रखते हैं, क्या 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। 3 क्या आपका 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, बिल्कुल नहीं, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो पहला एक पूर्णांक आपका ऑप्शन नहीं होगा। जब पूर्णांक नहीं होगा तो प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से, तो प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं होगी। अब हम चलते हैं विषम संख्याओं की तरफ। विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 इस तरीके की संख्याएं होती हैं। हमारे पास क्या है,
n स्क्वायर माइनस 1, तो लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 1। अब n स्क्वायर, n की जगह पे हमें क्या रखना है, ये सारी चीजें रखनी है। तो पहले कम से कम 2 से 3 संख्याओं के लिए मान सही आए तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका आंसर सही है। हम रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 0 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका 0 किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो हमें देखना है दूसरी संख्या जो क्या है आपकी 3। 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा, 9 माइनस 1 बराबर 8, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। यहां भी हमारा आंसर सही जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, एक बार और चेक करना है, ठीक है, जिससे हमारा आंसर एकदम सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या है आपका 5। 5 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24, जो कि क्या है 24 क्या है आपका 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी एक सही ऑप्शन आपका हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आपकी जरूरत पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचते हैं। देखिए हमें यहाँ क्या बोला गया है, शेषफल कितना बचना चाहिए, 8, 5 और 8। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इन संख्याओं को क्रमशः बोला गया है तो 70 में 5 को माइनस करना है। 70 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, और 125 को हमें किससे माइनस करना है, 8। 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका शेषफल, और कितना बचेगा 117, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड किससे घटेगा, 65, 5 से घटेगा पहले, तो 13 13 5 65 होता है, और क्या आएगा 13 1 का 13, 17 इधर यह किससे कटेगा, 1 1 2 और 7 2 9, 3 से कटेगा तो 3 से काटते हैं, 3 दिखाई 9 और 3 9 27। फिर उसके बाद किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा तो 13, फिर इसके बाद 13 से कटेगा तो 1, ठीक है। तो 65 का क्या हो गया आपका 5 गुणे 13 गुणे 1, और 117 का क्या होगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 13। हाँ क्या होता है, जो दोनों में होना चाहिए, दोनों में क्या दिख रहा है आपको 13, तो सब इसका आंसर क्या होगा आपका 13। 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 बचेगा, वह संख्या कौन सी आपकी 13, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी आपको संख्या ज्ञात करनी है जो सभी संख्याओं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित। संख्याएं क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सभी संख्याएं से क्या होना चाहिए, आपकी संख्या विभाजित हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी का क्या निकाल लेते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 का क्या होगा 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, ठीक है। बाकी अब चलते हैं 4 में। 4 का क्या होगा 2 गुणे 2, जिसको हम क्या लिखेंगे 2 की घात 2 लिखेंगे। 5 को तो हम 5 ही लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणे 3 लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे आप, 7 को 7 ही लिखेंगे। और 8 को क्या लिखेंगे, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिखेंगे आप 3 गुणे 3, और 10 को क्या लिखेंगे आप 2 गुणे 5, ठीक है। चलते हैं अब इसका एलसीएम। सभी का एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको एक चीज बताई थी कि सभी जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं, जितना भी हमने गुणनखंड निकाला हुआ है, उन सभी संख्याओं को आपको लेना पड़ेगा। सभी संख्या लेते हैं, कौन कौन सी आई है, 1 2 भी आया है, 3 भी आया है, फिर उसके बाद क्या आया है 5 भी आया है, और 7 भी आया है। उसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो यहाँ पर आई हो। अब इन सभी अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात देखते हैं, अधिकतम कितनी है 5 की। 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो 5 की घात 1 हुआ। 7 यहाँ पर एक जगह है, तो 7 की घात यहाँ पर भी क्या है 1 है। अब 3 की घात देखते हैं, 3 की घात यहाँ पर कितनी बार आया है 2 बार है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 की घात 2। और आपका यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3, और 1 की घात तो 1 ही है।
सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया है, 2 की घात क्या होगा आपका 3 होगा। अब इसे हम क्या करते हैं, सभी को गुणा कर देते हैं। 1 गुणे 2 की घात 3 का क्या मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा आपका 9 और 5 और गुणे 7, 5 सत्ते 35 और 8 नवा 72। इन दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा मान होगा। 72 और 35 का हम गुणा करते हैं, 35 गुणे 72 हम गुणा करते हैं, 35 गुणे 72, 35 गुना 70 आएगा और 35 का हम साथ में पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 245 आएगा। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये 0 आएगा, 7 5 12 के 2 हाथ है और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 और ये 2 25 20, कितना है 2520। आंसर आपका कौन सा, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने आज आपके 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी जो आपके अध्याय 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, और आपको भी पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहां तक हमारे वीडियोस को देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो सॉल्व कराया आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या हो कि आपको जब भी हमारे YouTube चैनल पे आपको वीडियोस मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइम पर आ जाए, जिससे आप टाइम पर वीडियोस देख पाएं और आपके लिए वो बहुत सारी चीजें अच्छे से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।